चलिए आज की बातचीत एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। ज्यादातर लोग इसलिए नाकामयाब नहीं होते कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो कभी ठीक से ये तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें असल में चाहिए क्या। आज हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसकी परतों को जरा खोलेंगे। और एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये किताब एक्चुअली पैसे के बारे में है ही नहीं। ये उस मानसिकता, उस विश्वास, उस जिद के बारे में है जो नतीजे दिखने से बहुत पहले ही कामयाबी की नींव रखती है। बिल्कुल। और इस किताब की जो नींव है ना, वो ही बहुत दिलचस्प है। नेपोलियन हिल ने कोई अपनी थ्योरी नहीं दी। उन्होंने तो 20 साल से ज्यादा लगाकर जो उस दौर के सबसे सफल लोग थे, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, उनकी आदतों को समझा। उनका मिशन बस एक था, ये पता लगाना कि कामयाबी के पीछे ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसे कोई भी दोहरा सकता है। और जो उन्हें मिला वो हैरान करने वाला था कि दौलत या कोई भी बड़ी कामयाबी वो बैंक अकाउंट से शुरू नहीं होती, वो एक सोच से, एक विचार से शुरू होती है। और हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है वो भी वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट का पहला कदम इच्छा। हिल एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक गहरी मजबूत इच्छा से होती है। सिर्फ उम्मीद या हल्के फुल्के चाहने से नहीं, बल्कि एक ऐसी इच्छा जिसमें एक तरह की आग हो। सुनने में ये थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन वो इस पर बहुत जोर देते हैं। तो फर्क क्या है बस कुछ चाहना और उस जुनूनी इच्छा में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं कामयाब होना चाहता हूँ। ये एक ख्वाहिश है, इच्छा नहीं। हिल के मुताबिक एक सच्ची इच्छा बहुत बहुत साफ होती है। वो कुछ ऐसी होती है, मुझे 31 दिसंबर 2025 तक एक्स अमाउंट पैसा चाहिए और इसके बदले में मैं अपनी ये सर्विस या ये प्रोडक्ट दूंगा। मेरे पास एक प्लान है और मैं आज से ही इस पर काम शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, तो फर्क साफ होने का और एक कमिटमेंट का है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक तरह का सौदा करना है खुद के साथ। बिल्कुल। एक धुंधली सी इच्छा आपको धुंधले नतीजे ही देगी, लेकिन जब आप एक साफ लक्ष्य को अपनी भावनाओं से जोड़ लेते हैं कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, तो आपका दिमाग एक अलग ही गियर में काम करने लगता है। ज्यादातर लोग कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि उसके लिए अपने आराम की जिंदगी को बदल दें। वो सुविधा चाहते हैं, समर्पण नहीं। हाँ, इसीलिए पहला सबक है स्पष्टता। अगर किसी को ठीक ठीक पता नहीं कि जाना कहाँ है, तो दिमाग उसे वहां ले जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने एक मजबूत साफ इच्छा तय कर ली, लेकिन सिर्फ कुछ चाहना ही तो काफी नहीं होता। खासकर जब अंदर से एक आवाज लगातार कहती हो कि ये नामुमकिन है, तुम ये नहीं कर सकती। इस शक की दीवार को कैसे तोड़ा जाए? और यहीं पर हिल का दूसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, विश्वास। और यहाँ वो किसी धार्मिक विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं खुद पर विश्वास की। ये यकीन कि जो इच्छा आपके मन में है वो हकीकत बन सकती है। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना शायद सबसे मुश्किल है। खुद पर यकीन कैसे किया जाए जब कोई सबूत ही ना हो? हिल इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग उसी बात पर यकीन करने लगता है जो उसे बार बार बताई जाती है, चाहे वो सच हो या झूठ। अच्छा। बार बार दोहराए गए विचार वो हमारे विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं, और हमारे विश्वास ही हमारे कामों को दिशा देते हैं। इसीलिए हमारी खुद से की गई बातचीत किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा ताकतवर होती है। एक मिनट, लेकिन ये ऑटो सजेशन या खुद को बार बार कुछ कहने वाली बात, ये थोड़ी अजीब नहीं लगती? क्या ये सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर खुद से झूठ बोलना नहीं है, जबकि हकीकत कुछ और हो? नहीं, ये सवाल बिल्कुल जायज है और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। हिल इसे जादू की छड़ी की तरह नहीं देखते, बल्कि एक मानसिक ट्रेनिंग की तरह देखते हैं। सोचिए, सालों से हमारे दिमाग में समाज ने, मीडिया ने और हमारे अपने डरों ने नकारात्मक बातें भरी हैं। ये मुश्किल है, तुम काफी अच्छे नहीं हो। ऑटो सजेशन बस उस प्रोग्रामिंग को जानबूझकर बदलने का एक तरीका है। अच्छा। ये झूठ बोलना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उस हकीकत के लिए तैयार करना है जिसे आप बनाना चाहते हैं। ये अपने दिमाग को तब तक सकारात्मक विचार देने जैसा है जब तक वो शक की जगह न ले लें। मतलब ये अपने दिमागी बगीचे से खरपतवार निकालकर अपनी पसंद के बीज बोने जैसा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल यही। और यहाँ खुद से पूछने वाला एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। अगर मुझे सच में यकीन होता कि मैं नाकाम नहीं हो सकता, तो आज मैं ऐसा क्या अलग करता? इस एक सवाल का जवाब ही कई मानसिक बाधाओं को तोड़ सकता है। और ये बात हमें सीधे अगले कदम पर ले आती है, ज्ञान।
यहाँ हिल एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ जानकारी होना ही कामयाबी की गारंटी नहीं है। दुनिया बहुत पढ़े लिखे नाकाम लोगों से भरी पड़ी है। हाँ, जो चीज मायने रखती है वो है विशिष्ट ज्ञान, जिसे एक प्लान के तहत इस्तेमाल किया जाए। हाँ, और इसमें एक और गहरी बात है। हिल ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान आपके पास हो। कामयाब लोग ये जानते हैं कि अगर उन्हें किसी जानकारी की जरूरत है तो उसे कहाँ से और कैसे हासिल किया जाए। एंड्रू कार्नेगी को स्टील बनाने की सारी तकनीकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी टीम में ऐसे लोग थे जिन्हें थी। उनका टैलेंट लोगों और जानकारी को संगठित करने में था। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमें सब कुछ जानने वाला बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक हमेशा सीखने वाला बनना चाहिए। एकदम। सफलता हमेशा सीखने वालों को इनाम देती है। जिस दिन आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसका प्रैक्टिकल तरीका यह है, अपने लक्ष्य से जुड़ा कोई एक स्किल पहचानें और उसे बेहतर बनाने में लग जाएं। रोज आधा घंटा भी अगर उस स्किल पर लगाया जाए तो साल भर में आप ज्यादातर लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। सही बात है। लगातार सीखना सिर्फ टैलेंट होने से कहीं ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो हमारे पास एक मजबूत इच्छा है, उसे हकीकत बनाने का विश्वास है और जरूरी ज्ञान हासिल करने का रास्ता भी है, लेकिन इन सबको जोड़ेगा क्या? वो कौन सी चीज है जो इन टुकड़ों से एक तस्वीर बनाती है? वो है कल्पना। हिल इसे मन की कार्यशाला कहते हैं। हर आविष्कार, हर बिजनेस, हर बड़ी खोज वो एक विचार के रूप में ही तो शुरू हुई थी, जिसे किसी ने देखने की हिम्मत की। हिल दो तरह की कल्पना की बात करते हैं। एक है संश्लेषणात्मक कल्पना, जो पुराने विचारों, कॉन्सेप्ट्स और प्लान्स को नए तरीकों से जोड़ती है। ज्यादातर इनोवेशन इसी से होता है। जैसे उबर ने टैक्सी और टेक्नोलॉजी के पुराने आइडिया को जोड़कर कुछ नया बना दिया। बिल्कुल सही उदाहरण है। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना। ये वो जगह है जहां से एकदम नए मौलिक विचार आते हैं। ये हमारे अंतर्ज्ञान, हमारी गट फीलिंग से जुड़ी होती है। हिल कहते हैं कि दोनों ही जरूरी है, लेकिन हमें अपनी संश्लेषणात्मक कल्पना को रोज इस्तेमाल करना चाहिए। अपने दिमाग को हमेशा ये पूछने की आदत डालनी चाहिए, इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, या इन दो अलग अलग चीजों को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ सबक ये है कि हमें अपने विचारों को बहुत जल्दी खारिज नहीं करना चाहिए। क्या होगा अगर ये फेल हो गया, ये पूछने के बजाय हमें पूछना चाहिए क्या होगा अगर ये काम कर गया। सही पकड़ा। हमारी कल्पना करने की जो क्षमता है वही हमारी संभावनाओं की सीमा तय करती है। तो एक बार जब योजना बन जाए तो अगला कदम उसे हकीकत में बदलना है। और यहाँ हिल दो ऐसी आदतों की बात करते हैं जो प्रतिभा से भी ज्यादा जरूरी है। तेजी से फैसले लेना और फिर उन पर टिके रहना। मुझे लगता है ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तेजी से फैसला लेना आपको गति देता है और दृढ़ता वो उस गति को बनाए रखती है। हिल ने पाया कि कामयाब लोग बहुत जल्दी फैसले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो क्या चाहते हैं, और अगर फैसला गलत हुआ तो वो उसे सुधार लेंगे। हाँ, वहीं नाकामयाब लोग फैसला लेने में ही इतना वक्त लगा देते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रही थी तो निर्णय वाला अध्याय मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगा। हम सब टालमटोल करते हैं। हिल के मुताबिक सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क यही है। ये इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? क्योंकि फैसला ना ले पाने की आदत आपकी सारी एनर्जी खींच लेती है। आप दो रास्तों के बीच में अटके रहते हैं। ये एक तरह का मानसिक पैरालिसिस है। एक गलत फैसला लेकर उससे सीखना कोई भी फैसला ना लेने से हमेशा बेहतर होता है। कम से कम आप आगे तो बढ़ते हैं। बिल्कुल। और एक बार फैसला ले लिया तो फिर आती है दृढ़ता। ये वो चीज है जिसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन जिसे करना सबसे मुश्किल है। ज्यादातर लोग नतीजा दिखने से ठीक पहले हार मान लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पानी के लिए जमीन खोद रहा हो। आप 100 फुट खोदते हैं और कुछ नहीं मिलता है। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन क्या पता पानी 101 फुट पर ही हो। सही। दृढ़ता बस वो एक और फुट खोदने का नाम है। हिल कहते हैं कि ज्यादातर महान सफलताएं किसी बड़ी नाकामी के ठीक बाद मिली है, क्योंकि नाकामी आपको वो सबक सिखाती है जो कामयाबी के लिए जरूरी था। तो जब चीजें सबसे मुश्किल लगें तो शायद आप मंजिल के सबसे करीब होते हैं। बिल्कुल। इन सब सिद्धांतों के बाद हिल एक आखिरी और बहुत दिलचस्प आइडिया देते हैं, जिसे वो मास्टरमाइंड कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ नेटवर्किंग या अच्छे दोस्त बनाना तो नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह से एक साथ काम कर रहे हों। हिल का मानना था कि जब ऐसे दिमाग एक साथ मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, एक मास्टरमाइंड, जो उस समूह के हर व्यक्ति की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है।
तो ये मास्टरमाइंड का आइडिया सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे आज के संदर्भ में देखें तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटीज हैं वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। हजारों प्रोग्रामर बिना एक दूसरे से मिले एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के काम को बेहतर बनाते हैं। वो एक डिजिटल मास्टरमाइंड है। या फिर वाई कॉम्बिनेटर जैसे स्टार्टअप इंक्यूबेटर को देखिए, जहां का पूरा माहौल ही एक विशाल मास्टरमाइंड की तरह काम करता है, जहां फाउंडर्स एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। वाह, ये एक बेहतरीन नजरिया है। तो यहाँ सबक ये है कि हमारा माहौल हमारी सोच और हमारे नतीजों को आकार देता है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें चुनौती दें और हमें बेहतर बनाएं। हाँ, विकास अकेले में बहुत मुश्किल से होता है। सही बातचीत आपकी सोच का दायरा बढ़ाती है, सही लोग आपको जवाब दे रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, तो आपका खुद पर विश्वास भी मजबूत होता है। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें, इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना, दृढ़ता और मास्टरमाइंड, तो थिंक एंड ग्रो रिच हमें असल में क्या सिखा रही है? ये हमें सिखा रही है कि कामयाबी कोई बाहरी घटना नहीं है, ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है। ये अदृश्य दुनिया में शुरू होती है, एक विचार में, एक विश्वास में, एक फैसले में। पैसा, पद या शोहरत तो उस अंदरूनी विकास का बस एक बाहरी नतीजा है, एक परछाई है। असली दौलत वो इंसान बनना है जो किसी भी लक्ष्य को सोचकर उसे हकीकत में बदल सके। आज की इस पूरी चर्चा से अगर एक बात साथ ले जानी हो तो मेरे लिए वो ये है, आपके विचार सिर्फ विचार नहीं है, वे रचनात्मक शक्तियां हैं। वो उन बीजों की तरह हैं जिनसे आपका भविष्य उगता है। उन्हें लापरवाही से नहीं बल्कि सावधानी से चुनें, उन्हें जानबूझकर पोषित करें और यकीन रखें कि अंदर की दुनिया में किया गया लगातार काम बाहर की दुनिया में हमेशा अपना असर दिखाता है। मैं आपको इस अंतिम विचार के साथ छोड़ता हूं। जिस पल आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उसी पल से दुनिया भी आपके लिए रास्ता बनाने लगती है, अवसर दिखने लगते हैं, सही लोग सामने आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके फोकस और आपकी स्पष्टता का नतीजा है। धैर्य रखें, दृढ़ रहें और आगे बढ़ते रहें।